हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी को। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हिंदी में हिंदी व्याकरण हो गया, बहुत सारे लेखक और कवि मैंने प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज हम पंत जी को पढ़ेंगे किस हिसाब से, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, उनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, कौन कौन से उनको पुरस्कार दिए गए, वो सब चीजें हम आज देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं उनके जीवन परिचय से। और उनके जन्म का साल और स्थान बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था मई 1900 में, और कहाँ पे? कौसानी, उत्तराखंड। ठीक है, अगर कौसानी अल्मोड़ा लिखा हुआ आएगा तो भी सही होगा, अगर वो नहीं आएगा तो कौसानी बागेश्वर आएगा। ठीक है, क्योंकि कौसानी पहले अल्मोड़ा का पार्ट था और जब बागेश्वर अलग डिस्ट्रिक्ट बना तो वो अब किस में है? बागेश्वर में है, कौसानी। तो बेसिकली कौसानी ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इनका जन्म हुआ था कौसानी, उत्तराखंड में। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, जो पहाड़ के खूबसूरत वादियों में इनका जन्म हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि इनकी रचनाओं में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती देवी। उपनाम इनके बहुत सारे हैं। उपनाम यानी जो जिस चीज से प्रसिद्ध हुए हैं तो उनको उस टाइटल से पुकारा जाता था, और ये बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, सईदा, अप्सरा लोक का कवि, छायावाद का समय सूर्य, सुधाकर प्रिय और गोसाई दत्त भी कहा जाता है उपनाम में भी। और जबकि इनका क्या है, ये मूल नाम भी है गोसाई दत्त। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कौन कौन से इनके उपनाम हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1977 में इलाहाबाद, जो पहले प्रयागराज कहा जाता था, जिसे उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो जन्म 1900 में और मृत्यु 1977 में। जन्म स्थान कौसानी, उत्तराखंड, और मृत्यु कहाँ पे हुई? उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से ये एक कवि हैं, और हमने छायावाद के आज पंत जी को मिला के सारे कवि कंप्लीट कर दिए हैं। जैसे कौन कौन से इनमें? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये 4 कवि हैं छायावाद के 4 स्तंभ, और आज ये कंप्लीट हो रहे हैं। तो इनमें से एक है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे तो मात्र 7 वर्ष की उम्र में इन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कर दी थी, सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मात्र 18 वर्ष की आयु में ये कवि के रूप में शामिल हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने अपने जो ये 7 से 18 साल के बीच जो कविताएं लिखी हैं उसको संकलित किया है, किसमें? वीणा में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो रचनाओं में प्रभाव देखने को मिलेगा, छायावाद, ठीक है, प्रगतिवाद, अरविंद दर्शन इसमें देखने को मिलता है, और मानवतावादी दर्शन इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं इन सब से प्रभावित हैं। इसके अलावा गांधी जी, कार्ल मार्क्स, इन सब से क्या है, ये प्रभावित भी है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनको किसने क्या कहा। ठीक है, इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत जी को छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, वाजपेयी जी ने क्या कहा? छायावाद का प्रवर्तक कहा, और रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा। ठीक है, चलिए पंत जी को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन होंगे जो छायावाद के 4 स्तंभ में, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंत जी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंत जी का प्रथम छायावादी काव्य कृति जो है वो क्या है? उच्छ्वास है, जो 1922 में पब्लिश हुई। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी गई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंत जी ने पल्लव कविता संग्रह को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, या इसको घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में, जो पब्लिश हुआ था 1926 में। तो पल्लव क्या हो जाएगा? कविता संग्रह, छायावाद का मैनिफेस्टो इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। और सबसे पहले हम देखेंगे काव्य कृतियां। ठीक है, जो कविता फॉर्म में लिखी रहती हैं उसे काव्य कृतियां कहते हैं। इनमें अगर आप देखेंगे तो इन पे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी जो कविताएं हैं वो बहुत तरीके की हैं। जैसे छायावादी काव्य रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट है 5, कौन कौन सी देख लेते हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा,
पल्लव और गुंजन, इनको ध्यान रखिएगा और पांचों के पांचों याद करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी छायावादी रचनाएं हैं। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे दूसरे में प्रगतिवादी कृतियां आ जाती हैं और उसमें कौन है इंपॉर्टेंट, तीन, ग्राम्या, युगांत और युगवाणी। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जो युगांत इनका काव्य संग्रह है ये छायावाद का अंतिम काव्य संग्रह और प्रगतिवाद का जो प्रगतिवादी रचना है, इनकी विचार है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है युगांत से। ठीक है, चलिए, अरविंद दर्शन से प्रभावित है इनके स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगांतर और युगपथ। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इनकी देख लेते हैं मानवतावादी काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं। लोकायतन हो गया, और लोकायतन को ध्यान रखिएगा, इसमें इनकी गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद है चिदम्बरा, इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। पतझर, गीत हंस, पौ फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद, इसके बारे में भी आगे बताऊंगी, और किरण वीणा। ठीक है, तो ये मानवतावादी काव्य हैं, इनके बहुत इंपॉर्टेंट इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ, लोकायतन, चिदम्बरा, पतझर, गीत हंस, पौ फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा। ठीक है, अन्य कृतियों की बात करेंगे तो तारापथ, ज्योत्सना, मधुवन, युग पुरुष, अतिमा और शिल्पी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे खादी के फूल जो इनकी काव्य कृति है, ये हरिवंश राय बच्चन जी और सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा दोनों ने साथ में मिलकर लिखी है ये काव्य कृति। कौन सी, खादी के फूल। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज हम देख लेते हैं, इनकी ये रचनाएं इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया छायावादी, प्रगतिवादी और अरविंद दर्शन से प्रभावित हो गए मानवतावादी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। जो युगांत है 1936 में पब्लिश हुई, जिसे पंत जी की छायावाद की अंतिम कृति मैंने बताया था आगे, और प्रगतिवाद की प्रथम रचना माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1938 में उन्होंने रूपा पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, तो इसे ध्यान रखिएगा, पत्रिका का नाम कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पुरस्कार की बात करेंगे तो कला और बूढ़ा चांद, अभी मैंने आपको पहले बताया, उस कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1960 में। ठीक है, साहित्य अकादमी ध्यान रखिएगा, कला और बूढ़ा चांद साहित्य अकादमी 1960। इसके बाद पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1961 में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पंजी के सर्वश्रेष्ठ काव्य संग्रह चिदम्बरा के लिए 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यहीं से देखिए क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला कि चिदम्बरा किसकी रचना है, तो पंजी की हो गई। कब उन्हें इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये कौन सा पुरस्कार मिला, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में प्रथम, ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, पंजी थे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो दिया गया इन्हें लोकायतन के लिए दिया गया, और लोकायतन वही कृति है जिसमें गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं पंजी से रिलेटेड, बहुत महान कवि रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे इन्होंने लिखा है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सुमित्रा नंदन पंजी से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत जल्दी जल्दी आपको मैं करवाऊंगी, एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छायावाद के चार कवि मैंने आपको बहुत बार बता दिए हैं, चारों के नाम आपको टिप्स में याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिदम्बरा के लिए, और कब, 1968 में। अभी आपको बताया क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या था। चार ऑप्शन है, प्रकृति के सुकुमार कवि, साइदा, अप्सरा लोक का कवि, या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे इनके क्या है, उपनाम है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौसानी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत जी की किस रचना में गांधीवादी विचार देखने को मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकायतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और मैंने आपको बताया 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में सुमित्रा नंदन पंत जी की किस विचारधारा के दर्शन होते हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रगतिवादी विचारधारा भी यहाँ पे इनकी देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य पर किन महापुरुषों के विचारों का प्रभाव पड़ा? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा अरविंद घोष। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था अरविंद दर्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, महात्मा गांधी जी के भी विचार देखने को मिलते हैं इनकी कृति में। इसके अलावा कार्ल मार्क्स से भी ये प्रभावित थे। ठीक है। नेक्स्ट है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुसाई दत्त इनका मूल नाम था। ठीक है। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रूपाभ नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पंत जी की किस रचना को छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का प्रारंभ देखने को मिलता है? किस रचना में? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? युगांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए ये थे पंत जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनका पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि आप देखेंगे वीडियो के पेपर को अगर हम मान के चले, उससे पहले बहुत सारे एग्जाम हुए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन वीडियो के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, पेपर था और उसमें बहुत सारी चीजें आई थी। हिंदी की अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो मैंने टू द पॉइंट बताई थी, लेखक भी आए थे, उनकी कृतियां भी आई थी और बहुत सारा जो मॉडर्न इंडिया में और चीजें हमने पढ़ी थी वो बहुत सारी चीजें आई थी। ठीक है। लेकिन वो भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? ऐसा नहीं कि टू द पॉइंट जो हमने पढ़ा दिया एज इट इज वही आएगा। ठीक है। ये एक गाइडेंस होती है, बाकी सेल्फ स्टडी और क्या कितनी हमें समझ होती है उस सब्जेक्ट में, उस बेस पे भी हम उस एग्जाम को देते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को अपने से भी बहुत सारा पढ़ना है और अगर हमारे पढ़ाए हुए सारे क्वेश्चन आ जाएं तो ऐसा नहीं हो जाए कि हमने पेपर सेट कर दिया है। ठीक है। तो ऐसा तो कोई भी अंतर्यामी नहीं होता है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन वही आ जाएं जो आप लोग पढ़ते हैं। तो आप लोग, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपनी हेल्प लीजिए यूट्यूब वगैरह से भी, अपनी बुक्स खूब सारी पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और मेहनत तो लास्ट में आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।